हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मार्च 2023 कॉमर्स पेपर के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च पोर्शन से जो सवाल पूछे गए थे उनको आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज का डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहेगा। अगर आप नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सेशन को जरूर ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए फटाफट से सवालों की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, while averaging rates and ratios where time factor is variable and the act being performed is constant, which one of the following measures of central tendency is appropriate? ऑप्शंस है अरिथमेटिक मीन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो हार्मोनिक मीन होने वाला है, क्योंकि जब भी रेट्स और रेशियोज का एवरेज करना होता है तब हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करते हैं। और खास करके जब आपका जो टाइम फैक्टर है वो वेरिएबल है और आपका जो काम है वो कांस्टेंट है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी रेट्स और रेशियोज आ जाते हैं ना पिक्चर में, तो आपके कुछ केसेस में हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोर्स में भी हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज कराई थी, जिसमें आपको बताया था कि जब आपको एवरेज स्पीड वगैरह निकालना होता है, एवरेज प्राइस निकालना होता है, तो ये सब के लिए आप यहाँ पे हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको ये एग्जांपल से समझाया भी था कि जब आपका जो टाइम है वो वेरी करेगा और आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा तो आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आपका टाइम सेम हो जाएगा और डिस्टेंस वेरी करेगा तब आप अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली ये सब का आपको एप्लीकेशन करना था इस सवाल में, और मुझे लगता है कि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ पे सवाल है, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 1.2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो आप दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए और उनका अंडर रूट कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 0.1 और 0.8 को, तो ये 0.96 निकल कर आएगा। और 0.96 का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो ये आपका 0.97 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर यहां पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि आपके जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, अगर आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो आपको कोरिलेशन कॉफिशिएंट यहां पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना था, और ऐसा सवाल हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following statements is true? पहली स्टेटमेंट है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो बीटा 1 आपके पास स्क्यूनेस का मेजर होता है, और बीटा 2 जो है वो आपके पास आगे ऑप्शंस में आ रहा है, वो आपका कर्टोसिस का मेजर होता है। तो अगर आपकी यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो बीटा 1 है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही रहती है। जो बीटा 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, पॉजिटिव होगा तो आपकी स्क्यूनेस है। और इसका जो है, हम अगर अंडर रूट कर लेते हैं तो उससे हमें एक बेटर मेजर मिल जाता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का भी पता लग जाता है। फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट हमें इस सवाल के लिए नहीं है, हमारा इसी से काम बन रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा 1 आपका 0 होगा। कर्टोसिस मींस द लैक ऑफ सिमेट्री, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है, क्योंकि ये आपका स्क्यूनेस का मतलब होता है, ना कि कर्टोसिस का। और अगली स्टेटमेंट आपकी है, बीटा 2 कैन बी नेगेटिव। तो बीटा 2 जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपका फोर्थ मूवमेंट और सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट पे बेस्ड रहता है, जो कि आपके पॉजिटिव रहेंगे, और ये आपका नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है। स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि स्क्यूनेस ये नहीं बताता, ये चीज हमें कर्टोसिस बताता है। ओके, तो हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल सही बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो स्क्यूनेस के मेजर्स हैं वो कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे, और यहाँ पे आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करी गई थी कि स्क्यूनेस में बीटा 1 क्या होता है और कर्टोसिस जो है बीटा 2 से कंप्यूट होता है। तो ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करी हुई थी। और अगर आप ये चीजों को थोड़ा सा अप्लाई करते इस सवाल में तो आई थिंक आप इस सवाल का आंसर यहाँ पे कर सकते थे। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? अल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। तो जब भी हम डेविएशंस अरिथमेटिक मीन से लेते हैं तो उनका सम आपका 0 देखने को मिलता है। सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीडियन इज द लार्जेस्ट। तो जो आप डेविएशंस निकालते हैं मीडियन से, तो उनका जो सम है वो आपको लार्जेस्ट नहीं देखने को मिलता, वो आपको स्मॉलेस्ट देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज। तो यहाँ पे ऐसी चीज आपको बोली जा रही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है
वो यहाँ पे आपका लेस देन रेंज होता है, जो कि कहीं ना कहीं सही है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट आपकी सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रेंज से कम ही रहता है। The sum of the squares of deviations of a given set of observations is minimum when they are taken from the arithmetic mean। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप स्क्वायर ऑफ द डेविएशन कर रहे हैं तो उनका सम मिनिमम आएगा जब आप डेविएशन अरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम आप लेते हैं वो आपका यहाँ पे लीस्ट निकल कर आता है, मिनिमम निकल कर आता है, ना कि लार्जेस्ट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड प्यारे दोस्तों, कोर्स में आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस करी हुई थी, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी भी और मीडियन की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी कि एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम इससे मिनिमम देखने को मिलता है। तो इस चीज को आप इस सवाल में अप्लाई करते तो आई थिंक आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। चलिए अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मेजर हैं? तो मीन सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, रेंज आपका डिस्पर्शन का मेजर है, मोड सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, वेरिएंस आपका डिस्पर्शन का मेजर है। तो ए, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, आपके साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कोर्स में डिस्कस किए गए थे, डिटेल में डिस्कस किए गए थे, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, और ये सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड? नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट द सुपरमार्केट पर आवर। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मली आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आपकी जब कम देखने को मिलती है तभी हम इसका नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और हमें गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस के अंदर देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर वो कम रहती है तो फिर इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इस केस में भी हमारी पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कस्टमर्स कितने आएंगे, एक्सीडेंट कितने होंगे, एरर्स कितने होंगे, ये सब चीजों में पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हो जाता है। तो जैसे आपके कस्टमर्स की बात हुई, अगले में टाइपोग्राफिकल एरर्स की बात हुई, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं बिजी रोड पे, और डिफेक्टिव मटेरियल कितने होते हैं एक गुड कंसर्न के पैकेजिंग के अंदर, तो ये सब चीजों के अंदर आप पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो आपकी डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें नॉर्मली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखो कुछ प्रैक्टिस करी है, कुछ एग्जांपल देखे, सॉल्व किए, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू इंक्लूड ए, बी, सी एंड ई। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ कोर्स में भी पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया हुआ था, और उसके अंदर आपको ये सारे एग्जांपल भी बताए गए थे कहीं ना कहीं। इसमें आपके देखो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स वाला भी आ गया था, टाइपिंग एरर्स वाला भी आ गया था, एक्सीडेंट्स वाला भी आ गया था। तो ये सारे एग्जांपल आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, और इसमें आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं और उनके एप्लीकेशन नैरेटिव्स दिए हैं। और डिस्ट्रीब्यूशंस में पेरेटो है, पॉसॉन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और देखो, अगर आपको ये बाकी नहीं पता ना, आपको केवल पॉसॉन पता है, तो उससे भी मैचिंग हो जाएगी। पॉसॉन को मैच करने की कोशिश करे तो पॉसॉन आपका ये डी वाले से मैच हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम है। जैसा अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट और अकरेंस इज वेरी स्मॉल एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज। ओके, तो इस केस में पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो आपने अगर इसकी मैचिंग कर ली, आपको पता लग गया कि D2 से मैच होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। और इसके अलावा देखो, आपको जो बाकी मैचिंग करनी है वो यहाँ पे बन तो रही है, बट इसमें मैं आपको पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिखाऊं तो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बी से मैच होगी। इनकम प्रॉपर्टी की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, 80-20 रूल भी इसे बोला जाता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू, और बचा आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी, जिससे आप इसे मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। और प्यारे दोस्तों, मजे की बात बताऊं आपको, तो पिछली बार जब हमने आपके साथ नेट 2022 का पेपर डिस्कस किया था ना, तो वहां पे ये सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एप्टली डिस्क्राइब्स द ओनरशिप ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो तब इसका आंसर उन्होंने पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, तो तब सवाल नया नया लग रहा था, और उन्होंने इसी सवाल को इस बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इस बार काफी ज्यादा हमें इनडायरेक्टली रिपीट होते हुए देखने को मिले हैं। काफी चीजों में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सवाल इनडायरेक्टली उठकर आ गए। और मेरे को तो एक टॉपर ने भी बताया कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से किया था और ज्यादा उन्होंने और कहीं टाइम नहीं लगाया,
और उसी से उनका जेआरएफ निकल गया। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे हमें इस बार के एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, और आगे भी रह सकते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ही बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। फॉर अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आपका जो है मीन से ज्यादा और मीन से कम वाला एरिया दोनों 0.5 हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों एरिया आपके 0.5 यहाँ पे हो जाता है, बीच में आपका मीन है। For every pair of value, mean and standard deviation, the curve of the distribution is bell-shaped and symmetric. तो bell-shaped और symmetric curve रहता है, तो बिल्कुल सही है। Kurtosis of the distribution is always less than 3, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका जो normal distribution का kurtosis होता है, that is equal to 3. ओके, तो equal to 3 होता है, और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करी गई थी, और इसके अंदर जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो 3 रहता है, वो सब चीजें आपके साथ कोर्स में डिस्कस करी गई थी। तो इस सवाल में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए अगला सवाल है, फॉर अ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया हुआ है और आपको मीन वैल्यू बताना है। देखो पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे अगर आपको मीन वैल्यू बताना है तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ऐसा रहता है e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, तो ऐसा इसका नॉर्मल इक्वेशन रहता है, और ये m आपके मीन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर मीन, और अगर 5 हमारा मीन बनेगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, इसके फार्मूला वगैरह आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, उसमें आपको बताया था कि क्या मीन रहता है, तो ये सब चीजें करी हुई थी डिस्कस। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी, और करेक्ट आंसर आपने आसानी से पहचान लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स? ओके, तो ऑर्डिनल वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है, स्पीयरमैन्स रो, फाई, क्रैमर्स वी, काई स्क्वायर। तो अगर आपके ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है, तो आप स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे उनकी रैंकिंग कर लेते हैं, उनको ऑर्डर में लगा लेते हैं, और उसके हिसाब से आप उनका रैंक को रिलेशन निकाल लेते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। एंड ये चीज आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी कि अगर ऑर्डिनल वेरिएबल्स है तो आप उनके लिए जो है स्पीयरमैन कोरिलेशन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए तो आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल हमारे पास है, अ स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और स्पूरियस रिलेशनशिप की बात हो रही है, स्पूरियस कोरिलेशन की बात हो रही है। तो कई बार हमारे पास ना कुछ रिलेशन निकल कर आ जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में, बट अगर आप उनके रिलेशन के बारे में सोचे तो आपको लगता है ये रिलेशनशिप क्यों आ रहा है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि हमारे पास हमने कोरिलेशन निकाला, और हमने एक तरफ कोका कोला की डिमांड रखी और एक तरफ लेट्स सपोज हमने पनीर की डिमांड रखी, ओके, चीज की डिमांड रखी, और हमने यहाँ पे इनका कोरिलेशन निकाला, तो वो कोरिलेशन जो निकल कर आया वो पॉजिटिवली काफी हाई निकल कर आया। लेट्स सपोज 0.9 प्लस 0.9 का ये कोरिलेशन यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ये जो कोरिलेशन इतना ज्यादा निकल कर आया कोक और पनीर के बीच में, इसका मतलब अब ये तो नहीं है कि लोग पनीर खाते हुए कोक पीते हैं, ऐसा तो मतलब नहीं है। तो इनका रिलेशन हाई इसीलिए आया क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स है उनकी इनकम ज्यादा बढ़ रही थी, और वो इन दोनों की कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे, तो ये रीजन इनके पीछे हो सकता है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कोई थर्ड वेरिएबल इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जैसे हमारे केस में इनकम दोनों को इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्पूरियस रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, कि a relationship that appears to be true because each variable is related to a third one। तो ये इसका आंसर बनेगा, पहला इसका आंसर नहीं है। तीसरा वाला जो है ना, इसका आंसर बन सकता था, बट अगर ऑप्शन नंबर 2 ना होता तो शायद बन सकता। बोल रहे डेट इज सो रिडिकुलसली इलॉजिकल दैट इट कैन नॉट बी पॉसिबली ट्रू। तो बहुत ज्यादा रिडिकुलसली इलॉजिकल ऐसी बात कर दी, थोड़ा सा हाइप कर दी स्टेटमेंट को, और इसीलिए ये सही नहीं है। वन डेट प्रोड्यूसेस अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 में शायद आपको डाउट हो सकता था, बट 2 मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगी। एंड प्यारे दोस्तों, स्पूरियस कोरिलेशन का कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आई होगी, आपने आसानी से अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर लिया होगा।
चलिए सवाल है जी, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, तो आपको यहाँ पे ना डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट करना है रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके। तो डिमांड की जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे डिमांड और प्राइस के बीच में शायद रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है जिसमें रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करना है। तो क्या स्टेप्स को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया जी, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन ईच वेरिएबल और इट्स प्रॉक्सी, estimating the slope coefficients, model specifications, deciding on the functional form of the demand equation, evaluation of the regression result। ठीक है जी, तो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ द रिग्रेशन रिजल्ट तो सबसे लास्ट में आएगा, और सभी में आपको ऑप्शन नंबर ई लास्ट में आता हुआ दिख रहा है, तो आप ई को तो निकाल ही दीजिए। तो आपको ए बी सी और डी में से डिसाइड करना है किसको आप पहले लेने वाले हैं। तो आपका ए सी और डी में से ही कोई पहले आने वाला है, क्योंकि बी तो किसी में पहले आ नहीं रहा है। तो ए पहले आना चाहिए क्या, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन ईच वेरिएबल, कि आप हर एक वेरिएबल पे डाटा ढूंढना शुरू करें, या फिर आपका सी मॉडल स्पेसिफिकेशन पहले आना चाहिए, या फिर आपका डिसाइडिंग ऑन दी फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डिमांड इक्वेशन पहले आना चाहिए। देखो ए तो आपका पहले नहीं आना चाहिए, और सबसे पहले तो आपको जो रिग्रेशन मॉडल बनने वाला है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस डिसाइड कर लेनी चाहिए कि किस तरीके का मॉडल यहाँ पे बनने वाला है, तो ऐसा क्या क्या वेरिएबल्स इसके अंदर होने वाले हैं, तो ऐसा आपको मॉडल की स्पेसिफिकेशन करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो सी है वो यहाँ पे सबसे पहले आता है, और फिर आप यहाँ पे वेरिएबल्स का डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू करेंगे, और फिर आप ये देखेंगे कि कैसे मैं इनका इक्वेशन बना सकता हूँ, क्या फंक्शनल फॉर्म रहने वाला है डिमांड इक्वेशन का, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप फाइनली आपके जो कॉफिशिएंट होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है, उनको कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो रिग्रेशन यहाँ पे रिजल्ट्स है उनको फाइनली इवेल्युएट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। हालांकि थोड़े से जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग कर दिए गए हैं, बट लॉजिकली ये जो आंसर दिया गया है हमें इसे ही एक्सेप्ट करना है। तो इस ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर मार्क करना है, और आगे भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इस सवाल को घुमा फिरा के आगे किसी और एग्जाम में भी पूछा जाए, तो आपको अब इस सीक्वेंस को यहाँ पे ध्यान में रखना है रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। चलिए जी, कंटिन्यू रखते हैं अपनी डिस्कशन को। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सुमन सर इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसी सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और रिसर्च पोर्शन से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है जी, तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी डिस्कशन को और क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस टू कैरी आउट ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक रिसर्च। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स गिवन है रिसर्च प्रोसेस में जो फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप्स को आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जिसने भी प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किए ना बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के लिए, उन्हें पता होगा इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, तो स्टेप्स गिवन है, formulating hypothesis, collection and analysis of data, defining research problem, prepare research design, interpretation and report writing। so research process का सबसे पहला step क्या होता है कि आपको research problem define करनी होती है। जिस problem पे आप काम करना चाहते हैं उसे आपको अच्छे से define करना होता है, उसकी background आपको define करना होता है, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करने की, कैसे यूनिक है आपकी स्टडी, वो सब चीजें आपको डिफाइन करनी होती है। क्या फैक्टर्स आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, क्या रिलेशनशिप, इंपेरिकल रिलेशनशिप, कंपैरिजन, क्या आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको रिसर्च प्रॉब्लम में डिफाइन करना होता है। सो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर लिया, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप लिटरेचर सर्वे करेंगे। लिटरेचर रिव्यू जो है आपका थ्रू आउट रिसर्च चलता है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम भी इनफैक्ट जब डिफाइन कर रहे होते हैं तब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन जब लिटरेचर सर्वे आप साइट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के साथ, तो वो हमारा सेकंड स्टेप बन जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बेसिस पे आप रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन जो है आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। तो ये स्टेप्स तो आपको गिवन नहीं है डायरेक्टली, हमें क्या गिवन है, आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड स्टेप जो है वो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है, जो भी हाइपोथेसिस आपकी बन रही है, जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल मॉडल आपका बन रहा है, वो आपको यहाँ पर देना होता है सेकंड स्टेप में। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च डिजाइन में आप बताते हैं कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स कौन रहने वाले हैं, आप अपने रिस्पॉन्डेंट से डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज आप यूज करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेज आप यूज करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक आपकी क्या रहने वाली है,
देन आपको बताना होता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल्स आप क्या यूज करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो वो सभी जो है आपको स्टेप्स जो फर्दर आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो सब आपको रिसर्च डिजाइन में प्रिपेयर करना होता है। तभी जो हमारा रिसर्च डिजाइन वाला स्टेप होता है उसे ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप हमारा हो गया प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। डिजाइन प्रिपेयर हो गया, अब आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आप अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो डेटा जो भी मेथड्स आपने डिफाइन किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। उससे पहले लेकिन आपको डेटा को प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है, उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है, कोडिंग करनी होती है, क्योंकि जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो तो रॉ फॉर्म में है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करना है, आपको डेटा को प्रिपेयर करना है उसकी एनालिसिस के लिए। ठीक है जी। सो फोर्थ स्टेप हमारा क्या बना, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद बारी आती है कि आपने जो डेटा एनालाइज किया उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं आप, यानी कि डिस्कस करते हैं कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस जो स्टडीज है वो क्या कह रही थी उसके साथ आप रिलेट कराते हैं, और एट द एंड आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो भी आपने अपने रिसर्च के लिए थ्रू आउट द स्टडी जो भी आपने कुछ स्टेप्स यू फॉलो किए होते हैं वो आपने अपनी रिपोर्ट में समराइज फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप हमारा बन गया इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2। सबसे पहले डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, देन प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन, उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, और लास्ट स्टेप है हमारे पास इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स में आपके साथ डिटेल में रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को डिस्कस किया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टू बी ड्रॉन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक इज जनरली अप्लाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इन द केस ऑफ स्मॉल सैंपल जी टेस्ट इज अप्लाइड इवन इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल। सो इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर चूज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक की बात की गई है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक हमारी रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। दो तरह की होती है, अनरिस्ट्रिक्टिव और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये हमारी रिस्ट्रिक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक में आती है। इसके बाद जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, ये सभी रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि आप जिस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो होमोजीनियस ग्रुप्स उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप रैंडम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यानी कि बोला गया कि जब आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है, तो आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, कुछ स्ट्रेटा बनाते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप उन ग्रुप से रेंडमली डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि जो आपका सैंपल है वो प्रॉपरली आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपके पास स्मॉल सैंपल है, स्मॉल सैंपल है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता है, तो इस केस में हमारा टी टेस्ट अप्लाई होता है। ठीक है, इस केस में हमारा टी टेस्ट अप्लाई होता है। या तो ये केस होता है ना कि स्मॉल सैंपल है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो आप क्या करते, तो आप जी टेस्ट लगाते। या फिर आपका लार्ज सैंपल है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो भी आप जी टेस्ट लगाते हैं। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट में बोला गया है स्मॉल सैंपल है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन नहीं है, तो इस केस में हमारा टी टेस्ट अप्लाई होता है, जी टेस्ट अप्लाई नहीं होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर हमारी इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स में क्लियरली आपके साथ डिस्कस है टी टेस्ट और जी टेस्ट की एप्लीकेशन। टी टेस्ट हमारा अप्लाई होता है जब सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है ना, सैंपल साइज जब लेस देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जब नहीं पता है तो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जेड टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब सैंपल साइज हमारा लार्ज है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। या तो फर्स्ट केस ये बनता है, या फिर सैंपल साइज लार्ज है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में नहीं पता तो भी जी टेस्ट लगेगा। सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो भी हमारा जी टेस्ट लगेगा। तो ये तीनों केसेस में हमारा जी टेस्ट अप्लाई होता है, और जब सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो टी टेस्ट अप्लाई होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी, और इसके अलावा जो मेथड है सैम्पलिंग्स के वो भी डिटेल में आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए गए थे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ टेस्ट मेंशन है, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, और लिस्ट 2 में आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम बताया गया। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स बताई गई है, सिचुएशन दी गई है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। सो सिंपली आपको एप्लीकेशन बतानी है पर्टिकुलर टेस्ट की और करेक्ट मैचिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हमें गिवन है पैरामीट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप्स। दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स के मीन्स को जब आपको कंपेयर करना है तो कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है? अनोवा। ठीक है, तो सी हमारा मैच होगा 1 के साथ। देन हमारे पास है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप्स। अब आप यहां पे देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी स्टेटमेंट सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट का जो नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है वो कौन सा है। सो क्रुस्कल वैलीज जो है वो नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है अनोवा का, यानी कि जब अनोवा की एजम्पशंस, अनोवा की कंडीशंस, नॉर्मेलिटी जो है वो फॉलो नहीं हो रही होती है, वो फुलफिल नहीं हो रही होती है, तो ऐसे केस में आप नॉन पैरामीट्रिक वर्जन लगाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट का, दैट इज क्रुस्कल वैलीज टेस्ट। ठीक है, सो क्रुस्कल वैलीज टेस्ट भी क्या करता है, दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स के मीन्स को जब आपको कंपेयर करना होता है, जब आपकी अनोवा की एजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपका अप्लाई होता है, दैट इज क्रुस्कल वैलीज टेस्ट। सो ए हमारा मैच होगा 2 के साथ। नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। सो गुडनेस ऑफ फिट यानी कि आपको देखना है कि जो आपका ऑब्जर्व डेटा है वो एक्सपेक्टेड डेटा के साथ फिट हो रहा है, अच्छे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसा हमें काई स्क्वायर टेस्ट जो है बताता है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन होती है ये। सो डी हमारा मैच होगा 3 के साथ। और लास्ट है हमारे पास टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल ग्रुप्स। दो सैंपल ग्रुप्स के मीन्स को जब आपको कंपेयर करना है तो आप जी टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि स्मॉल सैंपल टेस्ट है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपना जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सैंपल लार्ज होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होगा। ठीक है, सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हमें ऑप्शन 1 प्रोवाइड कर रहा है। ए हमारा मैच हो रहा है 2 के साथ, बी मैच हो रहा है हमारा 4 के साथ, सी हमारा मैच हो रहा है 1 के साथ और डी 3 के साथ। सो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सो यहां पर देखिए, कोर्स में भी आपके साथ सभी टेस्ट की एप्लीकेशन डिटेल में कवर्ड थी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। सो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने करेक्टली आइडेंटिफाई किया होगा। चलिए जी, अगला सवाल, अ स्केल दैट मेजर्स अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन क्वेश्चन इज। ऑप्शन 1 टेस्ट वैलिडिटी, ऑप्शन 2 क्राइटेरिया वैलिडिटी, ऑप्शन 3 कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन 4 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वाला टॉपिक जो एग्जामिनर पक्का उठा रहा है, या तो पेपर 1 में वो क्वेश्चन डाल देता है इसका, या फिर पेपर 2 में डाल देते हैं। ठीक है, तो वैलिडिटी की टाइप्स, रिलायबिलिटी की टाइप्स, उनके मीनिंग्स, उनके एग्जाम्पल्स जो है बहुत क्लियरली आपको पता होने चाहिए। और मीनिंग आपको तभी क्लियर होंगे जब आप एग्जाम्पल से उन्हें कोरिलेट करवा पाओगे और उन्हें याद रखोगे। टेस्ट वैलिडिटी तो सिंपली क्या है, ये बताता है कि जो आप मेजर करना चाहते हैं एक्चुअली में वो मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा, यानी कि जो स्केल आप यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए वो एक्चुअली में उसको मेजर कर रहा है जो आप मेजर करना चाहते हैं, वो तो हो गया टेस्ट वैलिडिटी। तो ये तो टेस्ट वैलिडिटी तो हमारी एक कॉमन टर्म है। उसके बाद फर्दर उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात की, जैसे क्राइटेरिया वैलिडिटी की बात करते हैं। क्राइटेरिया वैलिडिटी यानी कि जब आप कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं अपनी स्टडी में। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो है वो जानना चाहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो है क्या वो फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी स्टडी है, अब इसके लिए आप जीपीए स्कोर यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया वैलिडिटी है। तो ये जो मेजर आपने यूज किया है इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है, वो क्राइटेरिया वैलिडिटी से हमारा पता चलता है। नेक्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन दोनों टर्म्स को लेके बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, मैंने देखा स्टूडेंट्स के माइंड में। देखिए, पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। कंस्ट्रक्ट बोलो, फैक्टर्स बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। जैसे हमने देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो आपने वहां पे जो मार्केटिंग फैक्टर्स के कंस्ट्रक्ट लेने हैं, डिफरेंट फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जो कंस्ट्रक्ट आपने उठाए हैं, जो फैक्टर्स आपने उठाए हैं, क्या वो एक्यूरेटली कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं,
क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो जो आपने फैक्टर्स उठाए हैं, जैसे आपने टेक्नोलॉजी एक फैक्टर उठाया, अब इस टेक्नोलॉजी में फर्दर आप क्या लेंगे, डिफरेंट आइटम्स लेंगे जिसे हम स्केल बोलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट आइटम्स आप लेते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो कंज्यूमर बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा कंटेंट वैलिडिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अ स्केल दैट मेजर्स, आप एक स्केल यूज कर रहे हैं टू मेजर अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स। टास्क एंड स्किल्स जो एक्चुअली जॉब के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, उसको मेजर किया है, वो स्केल आपने यूज किया है, मतलब आइटम्स आप ले रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है ना, जब आप उन फैक्ट कंस्ट्रक्ट्स के फर्दर आइटम्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए उस फैक्टर को, उसे हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। सो कोर्स में देखिए सभी टाइप्स वैलिडिटी की, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डिटेल्ड में कवर्ड थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं वैलिडिटी की, वो भी आपके साथ कोर्स में कवर्ड है बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है आगे के लिए भी, या तो पेपर 1 में इसका क्वेश्चन डाल दिया जाता है या फिर पेपर 2 में। ठीक है जी, चलिए जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। Which of the following statements are rightly expressed in relation to statistical testing? Statistical testing से related कुछ different statements आपको given है और आपको correct statement यहाँ पर identify करनी है। So first is when the expected frequencies are too small, the value of chi-square will be overestimated and will result into too many rejections of null hypothesis. One by one सभी statements को discuss करते चलते हैं साथ साथ। सो यहाँ पर बोला है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल का मतलब जो नंबर है हम जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है 5। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 5 है, किसी भी आइटम या किसी भी सेल जो है उस डेटा का, उसकी अगर वैल्यू 5 से कम है, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है, तो ऐसे केस में काई स्क्वायर जो है हमें ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट देता है और उसकी वजह से नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तभी मैंने बताया था ना कि हम पूलिंग करते हैं, अगर डेटा को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, पूलिंग करते हैं, यानी कि जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 5 होती है तो ऐसे केस में हम पूलिंग करते हैं एडजेसेंट आइटम्स के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट, मैन विटने टेस्ट एज्यूम्स दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैन विटने टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा कब अप्लाई होता है, जब हमारी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल नेचर की होती है, नॉर्मल नहीं होती, हमारा डेटा नॉर्मलाइज नेचर का नहीं होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। C's Kruskal-Wallis test is similar to one-way analysis of variance, अभी हमने डिस्कस किया कि Kruskal-Wallis टेस्ट जो है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है वन वे अनोवा का। ठीक है, इक्विवेलेंट है टू द पैरामेट्रिक अनोवा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मीन्स दैट द टेस्ट इज कंसर्न्ड विद द हाइपोथेसिस दैट इज आइडेंटिकल मीन्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मीनिंग यहाँ पे बताया जो कि बिल्कुल गलत है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि जो डेटा, जो ग्रुप आप कंसीडर कर रहे हैं अपनी स्टडी में, उनका जो लेवल ऑफ वेरिएंस है वो सेम है। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने दो ग्रुप्स जो लिए हैं जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में जो लेवल ऑफ वेरिएंस है वो सेम है, ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस बताता है हमें। सो दी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय डेफिनेशन नॉर्मल। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल नेचर का है। ठीक है, नॉर्मलाइज डेटा पे ही हमारा टी टेस्ट लगता है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमारे पास ए, सी एंड ई। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा मिल रहा है ऑप्शन 3 से। ठीक है, ए सी ई स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो कोर्स में देखिए काई स्क्वायर टेस्ट की कंडीशंस, मैन विटने यू टेस्ट की एप्लीकेशन, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, टी टेस्ट, ये सभी डिटेल में आपके साथ कवर्ड थी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी काई स्क्वायर टेस्ट की कंडीशन को लेके कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर स्मॉल होती है तो ऐसे केस में क्या होता है वो आपके साथ डिटेल में कवर्ड है। ठीक है, और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है वो भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखे हुए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको सैम्पलिंग मेथड्स दिए गए हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिचुएशन गिवन है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे उसकी मैचिंग यहाँ पर आपको करेक्टली बतानी है। सो फर्स्ट है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन बेस्ट पोजीशन टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन।
आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए रिस्पोंडेंट से, ठीक है, और आपने रिस्पोंडेंट्स भी स्पेसिफाई कर लिए हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब आप यहां पर देखिए सैम्पलिंग मेथड्स में, इन जो सैम्पलिंग मेथड्स आपको गिवन है यहाँ पे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सी है, जजमेंट सैम्पलिंग है। जजमेंट सैम्पलिंग कब लगती है, जब रिसर्चर अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज यूज करता है, अपना पर्पस पूरा करने की कोशिश करता है, तो वहां पर हमारी जजमेंट सैम्पलिंग लगती है। तो सी हमारा मैच होगा 1 के साथ, ठीक है जी। आगे है हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन है आपके सामने, तो आप ऐसे केस में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगाएंगे, आप हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे रेंडमली डेटा आप कलेक्ट करेंगे। डी हमारा मैच होगा 2 के साथ। नेक्स्ट, वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन एंड रेंडम सैम्पलिंग नॉट पॉसिबल, रेंडम सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है, वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन है, तो यहां पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपका लगेगा। हर स्टेज पे आपको अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आपको रेंडम जो है सैंपल्स कलेक्ट करते जाते हैं, तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर यूज करते हैं, सिस्टमैटिक रेगुलर इंटरवल जब आप यूज करते हैं, तो वहां पर हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्लाई होती है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। आप एक रेगुलर इंटरवल फॉलो करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। पहला जो होता है आपका जो सैंपल होता है वो आपका रेंडमली सिलेक्ट होता है और उसके बेसिस पे आप रेगुलर इंटरवल पे चलते जाते हैं, तो वो हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। सो करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन 2 से यहाँ पर मिल रही है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो कोर्स में आप देखिए सभी सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स डिटेल में आपके साथ कवर्ड थे। सो अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is arrange the following steps in sequence for testing a statistical hypothesis. Hypothesis testing procedure से related question है। Hypothesis testing के लिए जो steps follow किए जाते हैं उन्हें आपको correct sequence में arrange करना है। So आपको given है test statistics, framing the hypothesis, collecting the sample data, level of significance, obtaining results and taking decisions. So hypothesis testing में सबसे पहला step क्या होता है कि आपको null hypothesis and alternate hypothesis set करने होते हैं। फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ा था ना कि आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी डिफाइन किया, उसके बेसिस पे रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करें और देन आप अपने हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं। तो नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम किए जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, जिस बेसिस पे, जिस क्राइटेरिया पे आपने डिसीजन लेना है वो आपको सेट करना होता है, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। जो आपका डिसीजन है उसका क्राइटेरिया आपको सेट करना होता है कि आपको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, 5% लेना है या 10% पे आप अपने रिजल्ट्स जो है प्रूव कराने वाले हैं, सपोर्ट कराने वाले हैं, वो आपको डिफाइन करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेट द क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जनरली सोशल साइंसेज में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। थर्ड स्टेप होता है कि आपको डेटा सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है, आपको सैंपल सिलेक्ट करना है अपना और उसके बेसिस पे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। जो आपका सैंपल होगा, ठीक है, जो एजम्पशंस आपकी वेरीफाई हो रही होंगी उसके बेसिस पे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कि जो आपका सैंपल है वो कौन सी टेस्ट के एजम्पशंस को फुलफिल कर रहा है, वो टेस्ट फिर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। टेस्ट आपने डिसाइड कर लिया कौन सा लगाना है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4, दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप यहाँ पे अपनी कंप्यूट करेंगे, ठीक है, और आप क्रिटिकल वैल्यू फिर आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन करते हैं क्रिटिकल वैल्यू का विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, और लास्ट में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आप रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आपको मिला है उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में ये सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन जो है सपोर्ट करवा रहा है आपको। सबसे पहले फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस दैट इज बी, और उसके बाद हमारे पास डी पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बताना है, उसके बाद आएगा कलेक्ट द सैंपल डेटा, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग डिसीजन। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया था कोर्स में। इवन जो भी टर्म्स यहां पर हमारी यूज हो रही हैं उन्हें भी क्लियरली आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है कोर्स में। सो अगेन मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी।
सो गाइज इसी के साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट कॉमर्स 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे वो आपके साथ इस सेशन में कवर हो गए हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पिक किए गए थे, ओवरऑल इजी टू अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस थे। एंड इसके अलावा जिन्होंने अगर गलती की भी होगी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, वो इस डिस्कशन से आपकी क्लियर हो गई होगी। और बाकी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी काफी हेल्प मिलने वाली है इस सेशन से फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। So thank you so much for watching this. Now I'm signing off. Bye bye. Take care and all the best.